नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत और उनके विचारों की। 200 वर्षों के बाद आज के दौर में दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचार कितने प्रासंगिक हैं और कहां तक वो फैले हैं, साथ ही जो एक राय उनके खिलाफ दिखती है वो पहले से कितनी कमजोर या फिर मजबूत है और इन विचारों में क्या कुछ समाहित था, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कार्ल मार्क्स एक ऐसा नाम जो सदियों बाद भी अपने विचारों के लिए आज भी दुनिया भर में मशहूर है। समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के तौर पर जाना जाता है, जिसमें बताया गया था कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति करता है। साम्राज्यवाद, आजादी और सामूहिक हत्याओं से उनके सिद्धांत जुड़ने के बाद उन्हें विभाजनकारी चेहरे के तौर पर भी देखा जाने लगा। हालांकि मार्क्स का एक दूसरा चेहरा भी है, एक भावनात्मक मानव का। कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री, दर्शनशास्त्री, अर्थशास्त्री और एक क्रांतिकारी समाजवादी थे। उनका जन्म तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के प्रूशिया में 5 मई 1818 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र और हेगेलियन दर्शनशास्त्र का अभ्यास किया। कार्ल मार्क्स को अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं जिनसे हम समझेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, उनके विचार और आज का दौर। प्रोफेसर कमल बच्चना है, विदेश मामलों के जानकार, स्वागत है सर। प्रोफेसर राजवीर शर्मा है, आरएसएस विचारक हैं, आपका स्वागत है सर। डॉक्टर प्रवीण झा हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डी राजा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राजा सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स 200 वर्षों का एक लंबा सफर में जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो सेंटर आइडिया, क्या उसे देखते हैं आप आज के दौर में? At the outset, I must congratulate Rajya Sabha TV for doing this program, because 2017 autumn happened to be the 150th anniversary of the publication of Das Kapital by Karl Marx, and May 5 this year is the bicentenary of the birth of Karl Marx. So being Rajya Sabha TV, you have decided to do a program on Marx. For that, I congratulate at the outset. And Karl Marx was a great philosopher, a revolutionary thinker, fighter, and in fact, he was not just like any other philosopher. It was the greatness of Marx who said all philosophers have interpreted the world in various ways. Right. The point is to change it, how to do it. So Marx was the first philosopher who laid out the theoretical framework for changing the society, for liberating the entire humanity from all kinds of exploitations and enslavements. And you take the Communist Manifesto or Das Kapital or the economic and philosophical manuscripts, for that matter the German ideology, then the dialectics of nature, and his writings on India in particular. They are all works which inspired millions of people across the world. Even our own freedom movement was influenced by Marxist doctrine, the Marx and his doctrine. Because when we say the doctrine of Marx, it is not just a dogma, it is a doctrine for action. It influenced our tallest freedom fighters, starting from Mahatma Gandhi, Nehru, Ambedkar, Bose, and great poets like Tagore, Subramania Bharati. No one remained uninfluenced by Marxist thought and Marxist ideology during our freedom movement. Yeah. Our freedom movement was really influenced by Marx and his doctrine. And Bhagat Singh, the day when he was taken to gallows, he was reading the book on Lenin,
because after Marx it was Lenin who Right. developed that theory and who led a revolution for winning the political power by working people, working classes, the exploited classes. That is how we will have to discuss the relevance of Marx for India, our own country. राइट, मैं उस पर पॉइंट पर भी आऊँगा सर। इसके उससे पहले जो चना सर जो बात डी राजा साहब कह रहे थे कि असल में डॉक्ट्रिन जो मार्क्स की कही जाती है, क्या उसे लेकर एक संपूर्णता हमने देखा नहीं दिखी, इसके लिए इसीलिए मार्क्स को सीमित कर दिया गया आर्थिक या फिर कुछ सीमित विचारों के साथ, या फिर आपको लगता है कि जो उनके विचार थे वो किसी एक वर्ग या किसी एक सेक्टर को लेकर नहीं बल्कि ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अधिक और व्यापक थे? देखिए, यदि आप मार्क्स को अर्थशास्त्री के तौर पे देखें तो फिर कोई जवाब देने होंगे। मार्क्स ने जब पूंजी को लिया दास कैपिटल में, वो इस पूंजी को लेके जो पिछड़े हुए देशों में जिस तरह की दमन हुई, उनकी गरीबी बढ़ी, उसको लेके वो न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून वगैरह उन अखबारों में उन्होंने लिखा। तो जो मार्क्स के खत वहाँ थे वो कोई नवीकरण के बारे में नहीं थे, वो बस ये थे आम लोगों को यूरोप में दिखाने के लिए कि ये देश पिछड़ गए हैं क्योंकि पूंजी जिस तरह से उनके ऊपर भारी हो गई है, उनको नुकसान है। और मार्क्स ने अपने आप ये नहीं सोचा, अर्थशास्त्र में खास तौर पे जो दो बहुत बड़े अर्थशास्त्र थे यूरोप में, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, उनसे उन्होंने काफ़ी सीखा और उनका कुछ आलोचना भी किया जब उन्होंने ये गलत समझा। और यदि आप एनवायरनमेंट को भी ले जाए तो उसमें भी मार्क्स के इकोलॉजिकल नोटबुक्स थे। और अब जो नए कलेक्शन बन रहे हैं उसमें लगता है उसमें 120-130 किताब होंगे। तो मार्क्स काफ़ी फैले हुए थे। जहाँ तक क्रांति की बात थी, मार्क्स ने साफ लिखा कि जब क्रांति के लिए कोशिश की जाए, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचाएं हैं वो क्रांतिकारियों के साथ होने चाहिए, नहीं तो वो क्रांति नहीं कर जाएंगे। और उन्होंने मजाक में कहा था कि जब पेरिस कम्यून हुआ, जब वो दृढ़ता से लटक गए एक जंग में, तो मार्क्स ने कहा, वो कहने लगे कि हम सत्ता को हटा देते हैं, हम राज्य को हटा देते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि ये पहले कह रहे थे कि हम हुकूमत को हटा देंगे, मगर हुकूमत वापस आ गया। तो मार्क्स केवल अनुभवी नहीं थे, बट मार्क्स समझते थे कि जो विचारधारा है, उस विचारधारा का कि जो लोगों की मांग है और जो देशों की मांग है उसके साथ जोड़ा जाए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स ने बहुत साल तक ब्रिटिश म्यूजियम में अध्ययन किया। तो यदि आप वो देखा जाए, ना लेनिन, ना माओ, ना बाकी लोग इतने समय दे पाए इस काम पे। राजवीर जी की क्या जो मार्क्स जिस दौर में उन्होंने जो बातें कही, और जब हम 200 साल के बाद उनकी जब जयंती मना रहे हैं और आज के दौर को देखते हैं, तो कैसे उनके विचार दिखते हैं, चाहे वो औद्योगिकरण के खिलाफ हो, पूंजीवाद को लेकर हो, धर्म जाति को लेकर रहे हों? क्योंकि हम कई बार ऐसा लगता है कि संकीर्ण सोच के साथ उनको एक सीमित कर देते हैं अर्थशास्त्र के दायरे में, या कुछ पॉइंटेड मैं कहूँ कि क्षेत्रों में जहाँ तक उनके विचारों को हम देखते हैं कि शायद ज़्यादा प्रासंगिक हैं, बाकी जगहों पर हम छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो हमको ये विचार करना होगा कि तो एक तो अच्छी बात है कि हम मार्क्स के विचारों का एक समीक्षा आज कर रहे हैं, कहाँ तक उनकी सोशल चेंज की जो थियरी है वो कितना वैलिड है। लेकिन इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्क्स ने एक जो अपने विचार अभिव्यक्त किए, देवर इन ए कॉन्टेक्स्ट, industrialization, urbanization, decline of religion in the Western countries. But at the same time, I would say that if we look at Marxism today, then I think Marx and Marxism both are becoming almost obsolete. As a classical Marx, the Marxism in fact has become irrelevant as a classical dogmatic theory. But I would say that Marx in fact concentrated more on explaining the social relationships in terms of economics alone. The fact of the matter is that class may not be the determining factor alone, and class identity and the other identities sometimes merge to determine one's behavior.
In India, for example, if you take the identity questions, then it is not merely the class related. The same class may behave differently because of other factors of religion, maybe the factors of language, maybe the factors of region. So symbolism, religion, language, culture, politics, these are other factors which to my mind were ignored by or were not given that kind of a consideration as they deserved by Marx. And particularly now in the present times, the development of technology, the development of information technology, the development of globalization, the rise of corporate state and the corporatism, if I can say so, the state capital has been shifted to corporate capital, and state capital in capitalism in fact was present in both situations, whether it was Marxist dispensation, state capitalism was there, and even in not the Marxist dispensation, for example in India, it was for quite long time a sort of state capitalism, Okay, sir. when state was playing the role of commanding heights. And therefore in this changed scenario, it is required to take a holistic view of social change rather than merely a partial or disintegrated view of social change. ओके प्रवीण सर, जो राजवीर जी कह रहे हैं उससे कितना आप एग्री कर रहे हैं, और क्या वाकई आज के दौर में अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें सिग्निफिकेंस उन विचारों का क्या वाकई नहीं दिख रहा है भारत का संदर्भ में या फिर दुनिया का? देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मार्क्स को आप सिर्फ एक अर्थशास्त्री के तौर पे ना देखें, क्योंकि तमाम जो समाजशास्त्र हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हर फील्ड को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस किया। तो उनसे ज़्यादा कंप्लीट सोशल साइंटिस्ट दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है। अपने कंप्लीट सोशल साइंटिस्ट, कंप्लीट सोशल साइंटिस्ट। इनफैक्ट जब उनके निधन की जो शताब्दी मनाई जा रही थी, उस पे जो एक किताब उस समय आई थी, 1983 में वो किताब आई थी, आपको मार्क्स द फर्स्ट 100 ईयर्स, उसमें हर विषय पे एक चैप्टर है कि कैसे हर विषय को, डेविड मैक्लेलन ने वो किताब एडिट की थी। तो पहली बात तो ये है कि तमाम समाज शास्त्रों अगर आप मिला के देखें तो जो उनका इन्फ्लुएंस है, जैसे आइंस्टाइन का फिजिक्स के लिए है या फ्रॉयड का साइकोलॉजी के लिए है, तो उस तरीके का जो है, इनफैक्ट मार्क्स का जो है इन दोनों से भी ज़्यादा, चूंकि इन्होंने समाजशास्त्र में हर सब्जेक्ट को बहुत ज़बरदस्त ढंग से इन्फ्लुएंस किया। पहली बात ये है, तो इसलिए सिर्फ उनको एक फ्रैगमेंटेड तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनको नहीं समझेंगे। दूसरी बात, जो उनकी प्रासंगिकता जो है, जो 200 साल के इतिहास में आप कहेंगे, इफेक्टिवली पिछले कर लीजिए 180 साल, 170 साल के आसपास, ठीक है, तो वो प्रासंगिकता कहीं से भी कम नहीं हुई है। 2007-8 में जब क्राइसिस हुआ तो उस समय आप देखिएगा कि हजारों की संख्या में जो है वो नई नई किताबें आई कि मार्क्स ने क्राइसिस को लेकर क्या कहा था, कैसे उसको समझा जाए। अभी जो 10 साल पहले जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई थी, करोड़ों की संख्या में लोगों का इंटरेस्ट फिर से उसमें बढ़ा। तो जो रेलेवेंस का जहाँ तक प्रश्न है, तीसरी बात जो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मार्क्स प्राइमरीली कर क्या रहे थे। मार्क्स जो है पूंजीवाद का एक जो कंप्लीट एनालिसिस कहिएगा, उसकी सोशियोलॉजी, उसकी इकोनॉमिक्स, सबको वो करने की कोशिश कर रहे थे। मार्क्स प्राइमरीली वही कर रहे थे। मार्क्स ऐसा नहीं था कि वो समाजवाद के बहुत बड़े मसीहा के तौर पे, या उसका जो ब्लूप्रिंट था। इनफैक्ट 1873 में उनसे किसी ने पूछा कि सोशलिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो पाइप पी रहे थे, मुंह से धुआं निकाला, उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट सी बियॉन्ड दिस। तो वो कहते थे कि भाई मैं प्राइमरीली कैपिटलिज्म का एनालिस्ट हूँ, और ये कैपिटलिज्म किसी वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहे थे, यूरोपियन कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहे थे, ग्लोबल कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे। और प्राइमरीली उनका फोकस ये था जिसको हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस कैपिटलिज्म, उसकी क्या टेंडेंसीज हैं, जो उन्होंने उस समय देखा। एक अतुलनीय है, जो जितनी सारी लॉज ऑफ मोशन ऑफ कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं अभी उसी ताकत के साथ, उसी रेलेवेंस के साथ, उसी इंपॉर्टेंस के साथ अभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ दुनिया के लिए कि दुनिया के संदर्भ में तो है ही है, लेकिन आप अलग अलग देश के संदर्भ में अगर उसको देखना चाहें तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। और उस पर अगर आप एक दो बहुत स्पष्ट चाहते हैं कि क्या होगा,
मान लीजिए जैसे पोलराइजेशन की थीसिस कहते हैं कि भाई कि मजदूरों का क्या होगा। दुनिया का सबसे अमीर देश आप देख लीजिए अमेरिका, उसमें आप देखिए कि पिछले 50 वर्षों में जो रियल वेजेस हैं वर्कर्स की, ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने यह अध्ययन किया 1967-68 के आसपास जो था और 2012-13 के आसपास जो है वो उससे नीचे है। अभी रियल वेजेस जो है इस अरसे में दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ताकत में जो है वो वहां पे कमा है। जिसका क्यों कमा, इसको आप सिर्फ मार्क्स की ही वजह से समझ सकते हैं। ये मैं कहता हूं उन्हीं सिद्धांतों की वजह से आप समझ जो सकते हैं। 170 साल के पहले उन्होंने एक अद्भुत है, ये अद्भुत है इन चीजों को। इसी तरह से और भी बहुत सारे पक्ष हैं, मैं बस एक उदाहरण आपको देना चाहता था प्रासंगिकता से लेके। जो बात राजवीर जी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हावी है, सिस्टम बदला हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम और ई सिस्टम की बात हो रही है, उस दौर में भी क्या मार्क्स साहब के विचार, उनकी थीसिस, उनके सिद्धांत वो आज उतने ही कारगर नजर आ रहे हैं, उतने ही इफेक्टिव आपको लगता है कि जो उन्होंने 170 साल पहले इशारा किया था, वो कहीं टेक्नोलॉजी बदली है, उसका स्वरूप बदला, उसका फेस चेंज हुआ है, लेकिन उसके पीछे सब कुछ वही है? Yes, there is a change, but we should understand. I do not agree with some people saying that Marxism has become obsolete. Now, world has recognized the enduring relevance of Marx and his doctrine, and the abiding significance of Marxist methodology to study the social realities, to study the changes that are taking place in nature, to study the changes that are taking place in our psyche, everything. So Marx, as Professor said, is a complete theory, and it is ever growing theory. It is not just a stagnant one. It is a dynamic, dialectical, ever growing theory. This should be understood. The world is acknowledging that. Having said that, the biggest discovery of Marx was the surplus value. Theory of surplus value and the exploitation of surplus labor, surplus value, the way the profit is accumulated. And now Thomas Piketty, capitalism in 21st century, the same thing is speaking in 21st century, how the unprecedented inequality is being created because of the exploitation of surplus labor. Yes, there is change in technology. Robotics come into existence, and it is called fourth industrial revolution. Right. But the basic character of capitalist economy is the exploitation of labor power, exploitation of surplus value. That has not changed. That is where Marx talks about negation of capitalism by socialism, and for which Marx said class struggle is inevitable and the working people will have to fight for their political power. So this is how the world is moving. And in case of identity, even Professor talked about identity in the context of India. It was Marx, the first philosopher, the first economist, the first scientist who tried to analyze the Asiatic mode of production, the Asian communities. Who did that? It was Marx. And Marx even talked about village communities, how stagnant the village communities continue to remain. So now it is for us today how we are going to apply the Marxist theory, Marxist methodology to the concrete situation that prevails in our country. And that is where the challenge is not to test the correctness of Marx and his doctrine. The challenge is how we are going to apply Marx to Indian conditions, Indian situation, how we are going to mobilize people. That is the challenge which we are facing, and we all of us will have to discuss. कौन में चिनाय साहब, जिस तरीके से राजा साहब कर रहे हैं, और बहुत अगर फैक्ट के साथ जाएं तो कमोवेश स्थिति बिल्कुल उसके करीब दिखती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में मार्क्स की थ्योरी, तमाम देश उससे अलग होते क्यों चले गए और ये कुछ महज 2 या 3 देशों तक सिमटता क्यों चला गया? इसके पीछे रीजंस क्या है? ऐसा यदि आप अर्थव्यवस्था को ले तो अमेरिका में पॉल बरान, पॉल स्वीजी, कुछ लोग जो प्रभावित थे, लांस टेलर जैसे, काफ़ी मशहूर है, उन्होंने मार्क्सवाद को आगे लिया। इंग्लैंड में जो माने हुए इतिहासकार भी थे और अर्थशास्त्री भी थे, जैसे एरिक हॉब्सबॉम, ए.एल. मॉर्टन और बाकी
जो लोग उनसे कुछ प्रभावित हुए लिबरल्स जो थे, जैसे अमर्त्य सेन और वगैरह, इन ये भी हैं। फिर यूरोप में बहुत बड़ा मतलब जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी है डलिंके, और उनके लोगों ने काफ़ी लिखा है। जो मार्क्स के बाद आए जैसे रोज़ा लक्सेनबर्ग वगैरह, उनके ऊपर भी काम हुआ है। तो अब हम मार्क्स की बात नहीं करते हैं, हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं। तो कुछ लोग मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की भी बात करते हैं। तो ये अब कई विचारधारा साथ मिले हुए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पूंजी का सवाल है, जो लोगों की वेज रेट्स घट गई हैं, उसको मार्क्सवादियों ने पहले उठाया। जैसे राजा साहब ने कहा, उन्होंने सरप्लस वैल्यू का थियरी लिया, एक्सचेंज वैल्यू वगैरह का ले, और उससे कहा कि जो लोगों की मेहनत है, जो उनकी श्रम है, वो कैसे पूंजी बन जाता है, और वही पूंजी उनको फिर बांध के रखता है। तो मार्क्सिज्म बहुत अब बढ़ गया है, और कई तरह के धाराएं हैं मार्क्सिज्म में, एक धारा नहीं है। इसीलिए यदि आप कहें पोलराइजेशन, भाई पोलराइजेशन कहाँ नहीं है? अमेरिका में पोलराइजेशन नहीं है, यूरोप में नहीं है, क्योंकि जैसे कहा रियल वेज रेट्स हैव कम डाउन। तो जो डी राजा साहब कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है, हम एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, थ्योरीज वही हैं और थ्योरीज पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। जब 3-4 धाराएं हैं तो उनमें एक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वहाँ उसमें भी चर्चा होगी कि इस समय में क्या हम आगे ले जाएं। और जहाँ हमारे यहाँ ये है कि इस तरह से माहौल नहीं है जैसे यूरोप में है, और या अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में कई जगहों में है। तो मार्क्सिज्म तो बहुत फैल गया है। और कुछ जगह में वो थोड़ा स्टीरियोटाइप्ड है, जैसे रूस में या चीन में या नॉर्थ कोरिया में। तो एक मार्क्सिज्म नहीं है, और ये है जो शक्ति है मार्क्सिज्म में, कि वो माहौल को देख के, चुनौतियों को देख के हम इस तरह से उनको अप्लाई करें। ओके, राजवीर जी, क्या दिक्कत ये रही है कि मार्क्सवाद को अपनाने या उसके उसूलों को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब उसे कम्युनिज्म के साथ या उसके आवरण में ढक दिया गया या उस तक लिमिटेड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, उसके चलते इसका फैलाव रुका है या इसके फैलाव में दिक्कत आई? देखिए, जहाँ तक फैलाव की बात है, मुझे लगता है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले तो मार्क्स का फैलाव ही फैलाव था। एक बड़ा भाग विश्व का मार्क्स के और उसकी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में था। लेकिन सच्चाई ये हुई कि जिन देशों ने मार्क्स से इंस्पिरेशन लेकर के मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट रिजीम स्थापित किए, वो रिजीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिलीवरी एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, टू माई माइंड डिड नॉट सक्सीड। अगर ऐसा होता तो रूस का और वहाँ के जो वो ब्लॉक था, उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। मार्क्स ने जिन इश्यूज़ पर बल दिया, उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक रिजीम होना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स की बात होनी चाहिए, जो फ्रीडम की बात होनी चाहिए, उन बातों पर उन देशों ने जो मार्क्स से इंस्पायर्ड थे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो रिजीम्स इनएफिशिएंट हो गए और टोटलिटेरियन हो गए। That was the reason why there was a break on the expansion of Marx or acceptance of Marx. If not expansion, then acceptance of Marx on a continuous basis. Okay. मुझे दूसरी बात ये लगती है कि मार्क्स ने जो विषय उठाए थे, इक्विटी, जस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन, लेकिन उनकी जो इंटरप्रिटेशन मार्क्स ने दी वो बड़ी लिमिटेड इंटरप्रिटेशन थी। बिकॉज अगर आप ग्रामसी को पढ़ें, अगर आप फोकाल्ट को पढ़ें, अगर आप हैबरमास को पढ़ें, क्रिटिकल थियोरी को पढ़ें, तो जो पॉलिटिकल साइंस में ये सारी पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरीज डेवलप हुई हैं, उनका आर्गूमेंट ही ये है कि केवल एक तरफा या पार्शल इंटरप्रिटेशन कॉन्फ्लिक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। Conflict may rise not merely because of the economic disparities. Conflict may arise for various other reasons and could be a combination of a number of factors which cannot be ignored. Okay, sir. और एक आखिरी सर, प्रवीण झा सर, आपसे कमेंट में चाहूँगा, जो बात राजवीर साहब कह रहे थे कि एक्सेप्टेंस है लेकिन फैलाव इसलिए नहीं हुआ कि उसको जो उन्होंने रीजंस दिए, क्या वाकई ये कारण है? और दूसरा ये कि आज के दौर में
दुनिया में जिस तरीके के हालात हैं अलग अलग देशों में, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, विकल्प या फिर उपाय मैं कहूँ वो उसी थ्योरी से निकलते नजर आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक खास किस्म का जो मॉडल जो मार्क्स के नाम पे चला और वो निश्चित तौर पे वो असफल रहा, वो था एक टोटलिटेरियन मॉडल। ओके। तो वो हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जो एक्सेप्टेंस है मार्क्स के आइडियाज़ का, जो मैंने पहले भी कहा, जैसे राजवीर साहब ने कहा अंतोनियो ग्राम्स्की का नाम इन्होंने लिया, वो सबसे बड़े क्रिएटिव मार्क्सिस्ट की संख्या में आते हैं, उनमें उनका बहुत बड़ा शुमार, उनके नाम का बहुत महत्वपूर्ण शुमार है। तो या हैबरमास, ये सारे के सारे लोग अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो कैसे उसको उन्होंने क्रिएटिव ढंग से जो है और ज़्यादा प्रासंगिक बनाया, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो थे वो फैक्ट तो हमेशा अपने अपने समय की सीमा में बंद होते हैं। तो जब आप एक लंबे अरसे में देख रहे हैं तो उसमें क्या क्रिएटिविटी रही, कैसे उसको एक्सपैंड किया गया, कैसे उसको जो है अभी भी धारदार करने का कोशिश किया जा रहा है एक आइडिया के तौर पे, और उसमें कई स्ट्रीम्स हैं। फंडामेंटली क्या है, मार्क्सिज्म एक मेथड है, लेकिन मेथड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्ट्रिनरी सोच है, क्योंकि इतने सारे धड़े निकले, जैसा कमल ने कहा, राजा साहब ने इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया कि भाई मेथड वाली जो बात है, तो सेंट्रलिटी जो है आपको उन चीज़ों को देखना होगा, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो मार्क्सिज्म का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, होता रहेगा। सार्त्र कहते थे कि एज लॉन्ग एज देयर इज कैपिटलिज्म वी कैनॉट ट्रांसेंड मार्क्सिज्म बिकॉज मार्क्सिज्म इज द मेथड विच कैनॉट बी ट्रांसेंडेड। तो उसको आप नए नए डायरेक्शंस में जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, वो बहुत ही एक अनुचित ही नहीं होगा, अनर्गल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये आज समझाने के लिए कि असल में मार्क्सवाद क्या है, उनके विचार क्या थे, और उस दौर से लेकर आज के दौर यानी कि 2 साल के सफर में वो कहां पर आज खड़े नजर आते हैं। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन जाते जाते बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप youtube.com/rajyasabha.tv/देश-देशांतर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय या सुझाव है हमारे कार्यक्रम को लेकर तो आप हमें मेल कर सकते हैं dd.rajyasabha.tv@gmail.com। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।